अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा, पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था अमेरिकानो लिमिटेड, ठीक है? अच्छा, आज ना मैंने काफ़ी मुश्किल सवाल कराना है। वैसे तो पहले भी सारे मुश्किल ही है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बजटिंग के मुश्किल तरीन सवालों में से या शायद दी मोस्ट डिफिकल्ट, इसलिए एंड पे रखा। बस ये आखिरी सवाल करा रहा हूँ, बजटिंग फिर खत्म है। अगली क्लास में मैंने अदर बजट कराने और बजटिंग बस खत्म है। मैंने ना प्रोसेस कॉस्टिंग में जो 3 सवाल थे जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स के, एक ऑटम 15 था ओशियानिक केमिकल्स, एक ऑटम 17 था प्लैटिनम केमिकल्स और एक स्प्रिंग 20 था सेंट लिमिटेड। ये तीनों तकरीबन एक ही पैटर्न के सवाल है। सेंट लिमिटेड में थोड़ा एक्स्ट्रा है कि इसमें 3 जॉइंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। पहले 2 थे, इसमें 3 बन रहे हैं, ये एक्स्ट्रा है। फिर इसके अलावा जो ऑटम 15 था उसमें सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट मांगी थी, ऑटम 17 में कॉस्ट ऑफ सेल मांगी थी, स्प्रिंग 20 में पूरी इनकम स्टेटमेंट मांगी। तो अगली दफा सारा सवाल है तो उसका बैलेंस शीट साथ मांग ले। तो ये तीनों सवाल तकरीबन एक तरह के थे। मैंने ये किया कि तीनों का सॉल्यूशन एक ही पैटर्न पे करके आपको दिया है। मैंने हेडिंग्स के फॉर्मेट, उनके इवन के जो बैकग्राउंड में काला कलर करके सफेद लिखा हुआ है वो भी मैंने बिल्कुल सेम फॉर्मेट रखा है। यानी अगर फर्क है तो वो इस वजह से है कि स्प्रिंग 20 में कुछ लाइंस एक्स्ट्रा थी, या स्प्रिंग 20 में स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें कोई लॉस तक नहीं था। वरना तो जो ऑटम 15 था ओशियानिक उसमें नॉर्मल लॉस तो था, इसमें तो नॉर्मल लॉस तक नहीं था। तो इसलिए इसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। वो एक लाइन मिसिंग है, वो भी मैंने लिखी है हेडिंग ताकि आप कंपैरिजन में मुश्किल में ना आए। लिखी मैंने है लाइन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, साथ आपने नोट लिख दिया कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। तो मैंने बिल्कुल सेम फॉर्मेट में बनाने की कोशिश की, वो मैंने अपलोड कर दिए थे। उसमें जो मैंने पहले दोनों सवाल कराए हुए हैं, एक ऑटम 15 मैंने बोर्ड पे किया हुआ है और एक ऑटम 17 मैंने होमवर्क देकर डिस्कस किया हुआ है। उन दोनों में भी मैंने एक चेंज किया। चेंज इसलिए किया, पहले भी मैंने आपसे क्लास में जिक्र किया था कि पॉइंट पे मुझे थोड़ा एतराज बन रहा है और पहले भी खटकता था उस एतराज पे, लेकिन अब एक जगह और मेरी नजर से एक सवाल गुजरा, उससे मुझे अपनी बात की कंफर्मेशन हुई। फिर एक और टीचर से डिस्कशन के बाद फाइनली मैंने कंक्लूड किया कि नहीं, मेरा एतराज सही था। तो उसमें मैं पॉइंट आपको एडजस्ट करा रहा हूं और आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको दोबारा ऐसा पॉइंट टेस्ट होता है अगर, तो आप वो कर लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। और नोट जरूर लिखिएगा, जरूर नोट लिखिएगा। क्या नोट लिखिएगा वो समझा देता हूं, लेकिन नोट लिखिएगा। अब वो पॉइंट क्या है जो मैं बताने लगा हूं। ओशियानिक केमिकल्स वाले सवाल की मिसाल लेता हूं। उसमें यह था कि हम सिग्मा और बीटा बना रहे थे और सिग्मा के 16 नहीं 34,800 किलो बनाए थे लीटर्स और इसके 16,055 लीटर्स बनाए थे और हमने इनको एलोकेट करना था एनआरवी की बेस पे। जो सिग्मा था उसकी एनआरवी दी हुई थी, मेरा ख्याल है 300 थी, शायद 300 पर यूनिट थी। अच्छा, अब ये जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 300 होगी, देखो चल निकालो पेज, निकालो पहले 300 की बाय प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहा था मैं। नहीं, सॉल्यूशन देखो पहुंच गए। इसमें देखो जो एनआरवी की बेस पे टोटल कॉस्ट एलोकेट की हुई है, एक टेबल बनाया हुआ ये वाला। हमने एनआरवी की बेस पे इनकी कॉस्ट बांटनी थी। अच्छा, 300 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो इसकी टोटल एनआरवी आ जाएगी, मेरे ख्याल में 10 मिलियन कुछ थी, चलो 10 थी ना। इसकी पर लीटर को उस लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 समथिंग थी शायद। 34,800 लीटर ऑफ किसके, सिग्मा के। 300 पर लीटर ऑफ सिग्मा के, सिग्मा का 1 लीटर इतने रुपए में एनआरवी देगा और इतने उसके टोटल लीटर्स हैं। यहां पर क्या लिखूं मैं, बीटा के 1 लीटर की एनआरवी, बीटा के 1 लीटर की एनआरवी और उसको 16,055 लीटर्स ऑफ बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना, ये आईके के सॉल्यूशन में नहीं है अभी तक। 3 सवाल आगे, तीनों में नहीं है, इसलिए मैंने सोचने में और कंफर्म करने में थोड़ा टाइम लगा के अब आपको बता रहा हूं। जब मैं कन्विंस हूं तो बता रहा हूं और उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप पेपर में जब इस तरह का दोबारा सवाल आता है तो आप नोट लिख के आइएगा। आपकी बात अगर एग्जामिनर समझ जाएगा तो बिल्कुल अकोमोडेट करेगा। और वो बच्चे जिनको लगता है कि नहीं सर रहने दें, ठीक है आपकी बात लॉजिकल है, लेकिन हम वही करेंगे जो आईके के 3 सॉल्यूशन में, तो आपकी मर्जी है, तो आपकी मर्जी है। चेंज करने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आईके के सॉल्यूशन में जब एक मुश्किल क्वेश्चन में को मुश्किल सिनेरियो टेस्ट हो जाता है ना, अब वो पहली दफा किसी ने सोच के सवाल बना दिया होता है और जितना उस सवाल को सोचने तक जहन गया होता है उसका सॉल्यूशन भी बस वहीं तक की गहराइयां सोच पाया होता है। लेकिन अगला जो आने वाला पेपर बनाएगा उसके जहन में अब जो सवाल पहले बन चुका है उससे भी आगे की सोच आएगी। इंसान तरक्की तभी करता है ना, वरना तो आज तक हम गारों में रह रहे होते। तो इंसान तरक्की तभी करता है जब एक की मेहनत शक्ल में आ चुकी होती है, फिर अगला कहता है अच्छा ये तो मौजूद है, मुझे इससे कुछ एडवांस सोचना है। सीढ़ियां बनती है ना, तो पहला स्टेप बनता है तो अगला स्टेप भी बन जाता है। तो जब कोई मुश्किल चीज आई के क्वेश्चन में आ जाती है, मुश्किल बड़ी अजीब सी, और उसके बाद अगला एग्जामिनर उससे एडवांस सवाल बनाने की कोशिश करता है, तो अगला एग्जामिनर उससे ज्यादा लॉजिकल भी सोचने की कोशिश करता है। इसकी बेहतरीन आपकी नजरों के सामने से गुजरी हुई मिसाल है, एक अभी आज भी मिसाल आएगी, जो आज मैं सवाल कराऊंगा उसमें भी मिसाल आएगी और उससे पहले भी मिसाल गुजर चुकी है। एक सवाल था रेनबो पेंट्स लिमिटेड का, उसमें ये पहली दफा एग्जाम में टेस्ट हुआ था, स्प्रिंग 16, उससे पहले इस तरह के सवाल नहीं आते थे। उसमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकाली थी, पिछले साल वाली कंजम्पशन इनटू प्राइस चेंज इनटू वॉल्यूम चेंज। अब पता नहीं 3,000 थी कि नहीं, वैसे बता रहा हूं। हालांकि ये जब मैंने सॉल्व करते हुए बताया था तो कहा था कि नहीं, अगर हमने सारे के सारे पे प्राइस चेंज लगा दी इसका मतलब है कि सारे के सारे यूनिट्स महंगे वाले। हालांकि कुछ मटेरियल पुराना सस्ता भी पड़ा हुआ था, याद है रेनबो पेंट्स का सवाल था, उसमें कुछ ओपनिंग मटेरियल पुराना सस्ता पड़ा हुआ था और बाकी हमने नया खरीदा था, तो उसकी वर्किंग तोड़ी थी ना फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन की। पहले प्राइस चेंज को इग्नोर किया क्योंकि उसमें पुराना मटेरियल जो पड़ा हुआ था पहले सस्ता वाला वो इस्तेमाल होगा, फिर नया खरीदेंगे वो महंगा वाला होगा, किया था ना इस तरह। स्प्रिंग 16 में जब आईके ने सवाल बनाया था तो उनसे मामला हैंडल नहीं हुआ था, उन्होंने ऐसी रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाली थी। नहीं, लेकिन तो सॉल्यूशन देख लेना, जो राइस की बुक में भी प्रिंटेड है, जो आईके की बुक में प्रिंटेड है, जो बैक की बुक में प्रिंटेड है, वो सिंपली उन्होंने आईके वाला छापा हुआ है। अब स्प्रिंग 16 में जितने क्वेश्चन बनाया होगा उसके जहन में बात नहीं आई होगी, बाकी लोगों के जहन में बात नहीं आई, हम टीचर्स के जहन में भी नहीं आई। लेकिन जब ऑटम 16 का सवाल आया जो इसका एक एडवांस लेवल था, तो उसके सवाल बनाने वाले ने सोचा कि नहीं ये गलत है, उसने फिर से एक बढ़ के लेवल एडवांस सोचा और अब जो सॉल्यूशन आया वो ज्यादा लॉजिकल था। क्या वही जो आपको सिखाया, क्या सिखाया कि पहले ओपनिंग वाला सस्ता वाला इस्तेमाल होगा फिर नया वाला होगा, तो क्या हमने लोटस इंजीनियरिंग में मटेरियल इस तरह निकाला था, नहीं ना। तो जब कोई आईके का मुश्किल सवाल बन जाता है जिसमें लॉजिकली कुछ खामियां रह जाती हैं, तो ऐसा हो जाता है कि अगली दफा जब सवाल बनाने वाला आता है वो उन खामियों को दूर कर लेता है। आज जो सवाल मैंने कराना है मुश्किल, उसमें भी ये मिसाल दोबारा बताऊंगा। तो इसलिए जॉइंट प्रोडक्ट्स में
ओशियानिक में भी, प्लैटिनम में भी, और ये जो अभी सवाल किया सेंस लिमिटेड वाला स्विंग 20, इनमें भी एक टेक्निकल एक लॉजिकल खामी चल रही है। वो मैं आपको समझाता हूं, लॉजिकल लगेगी आपको, आप एग्री करेंगे मेरी बात से। लेकिन अगर आप ये फैसला करते हैं कि नहीं हम ऐसे चलेंगे तो चल लें, लेकिन जिन लोगों को लॉजिकली बात ठीक लग जाती है और वो इस बात को भी मान जाते हैं कि हाँ हम नोट देके ऐसे ही करेंगे जैसे सर ने बताया, तो कर लेना है। बैकग्राउंड समझ आ गया मैं क्या बताने लगा। 300 रुपए क्या है, 300 रुपए पर लीटर ऑफ सिग्मा, तो इनटू 34,800 लीटर ऑफ सिग्मा, तो ये सिग्मा की टोटल एनर्जी आ गई। ये किसके लीटर्स हैं, बीटा के। हमने इसकी एनर्जी बनाई थी 500 माइनस 0.34, ये 500 क्या था, सेल प्राइस है थीटा की, कि थीटा का 1 लीटर देने का बिकेगा, और बीटा का 1 लीटर इज नॉट इक्वल टू थीटा का 1 लीटर, क्योंकि बीटा का 1 लीटर जब प्रोसेस में इन होगा तो उस सवाल के अंदर 5% लॉस था नॉर्मल, उस सवाल में लिखा हुआ था कि नॉर्मल लॉस 5% है। अच्छा एबनॉर्मल भी हो गया था वो एक अलग बात है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट में एबनॉर्मल का फैक्टर नहीं हम डालते, हम पर यूनिट कॉस्ट में नॉर्मल का फैक्टर लेते हैं। तो 1 लीटर ऑफ बीटा इज नॉट कन्वर्टेड इनटू 1 लीटर ऑफ थीटा। 1 लीटर ऑफ बीटा से थीटा कितना बनेगा, 0.95 लीटर, क्योंकि 5% नॉर्मल लॉस होता है। बात समझे कि नहीं। अगर 100 लीटर डल रहे होंगे तो थीटा के सिर्फ 95 लीटर बन रहे होंगे। अगर 1000 लीटर डल रहे होंगे तो थीटा के 950 लीटर बन रहे होंगे। ये बात समझ आ रही है। अगर थीटा का 1 लीटर 500 रुपए का बिकता है तो हमें बीटा के 100 लीटर से 100 इंटू 500 रेवेन्यू आ जाएगा। दोबारा सुनिए, अगर थीटा का 1 लीटर 500 रुपए का बिकता है तो हमें बीटा के 100 लीटर बन जाने से इतना रेवेन्यू मिल जाएगा। नहीं, कितना मिलेगा, हमें 100 लीटर ऑफ बीटा बनाने से जो रेवेन्यू मिलेगा वो मिलेगा 95 लीटर इंटू 500। क्यों, क्योंकि बिकना बीटा ने नहीं है, बिकना थीटा ने। तो 100 लीटर बीटा जब बेचने जाएंगे तो 95 लीटर बिक रहे होंगे, 500 रुपए का एक, तो 100 लीटर बीटा का अगर हम रेवेन्यू निकालना चाहते हैं, यहां पर बीटा लिखा हुआ है, थीटा नहीं लिखा हुआ। ये बात समझ आ रही है, ये बीटा लिखा है, थीटा नहीं लिखा। तो जब ये लीटर्स बीटा के हैं और हम इसको इनटू कर रहे हैं कि पर लीटर सेल प्राइस, तो वो बीटा की सेल प्राइस होनी चाहिए ना, वो बीटा का रेवेन्यू होना चाहिए। क्या 500 रुपए का 1 लीटर बीटा का जो बिकेगा, नहीं। तो अगर हम ये देखना चाहें कि 100 लीटर ऑफ बीटा कितना टोटल रेवेन्यू जनरेट कर देंगे, तो 100 इंटू 500 कर लूं, क्या करूं, 95 इंटू 500, या 100 इंटू 500 को मैं पहले 0.95 कर लेता हूं, तो भी आंसर सही आ जाएगा। 100 की जगह 95 कैसे बना, 100 को इंटू 0.95 करके करना तो मल्टीप्लाई है ना, तो अगर मैं 500 को 0.95 कर लूं तो बात तो वही आ जाएगी ना। तो यहां पर मुझे 418 यूज करना नहीं चाहिए, मुझे 418 का 0.95 यूज करना चाहिए। अच्छा, ये मैं क्या एडजस्ट कर रहा हूं, नॉर्मल लॉस। इस प्रोसेस में अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस होता रहे, नॉर्मल लॉस की बात हो रही है कि इतने लीटर डलेंगे। देखिए ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस तो मसला नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कभी ना कभी तो बन ही जाएगा ना। नॉर्मल लॉस कैसे नहीं बनना, यानी 100 लीटर डलेगा तो 5 जाया होना ही होना है, बन ही सिर्फ 95 सकेगा। क्लोजिंग तो ये होता है ना कि 100 लीटर डाला, 20 क्लोजिंग रह गया, 80 अभी बन गया, 20 अभी बन जाएगा, बन तो जाएगा। लेकिन नॉर्मल लॉस है जो जाया हो गया, तो ये काम सिर्फ नॉर्मल लॉस के लिए करना है, सिर्फ नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट। कि अगर कोई जॉइंट प्रोडक्ट अगले प्रोसेस में जाना हो और उसमें मजीद इंप्रूव होना हो और मजीद इंप्रूव होकर बिकना हो, तो फिर जो बीच में नॉर्मल लॉस हो जाना है वो इसमें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लॉजिकल बात लगी कि नहीं। तो अगर आपको लॉजिकल बात लगे, आपको समझ आ रही है, तो आप जब ये काम करेंगे तो फिर नीचे एक नोट लिखना, मैंने सोल्यूशन में नोट लिखा हुआ, मकड़ी बना के नोट लिखा हुआ मैंने। तो अब आई एम कन्विंस्ड ऑन दिस लॉजिक, इसी मैंने क्लास में बता दिया। स्प्रिंग 20 में मसला ये था कि उसमें नॉर्मल लॉस नहीं था, बाय प्रोडक्ट था। तो बाय प्रोडक्ट भी तो नॉर्मली बनता ही होगा ना, ये थोड़ी का बाय प्रोडक्ट अचानक बन गया, बनता ही होगा। लेकिन उसमें ऐसा ये नहीं बताया हुआ था कि कितने परसेंट बाय प्रोडक्ट बनता है, तो मैंने उसमें जितना एक्चुअली बना था उसी को नॉर्मल अज्यूम कर लिया। तो ये जो सलूक करना है ये नॉर्मल लॉस के लिए भी और बाय प्रोडक्ट के लिए भी। तो वो जो 3 सॉल्यूशन मैंने नए बना के दिए हैं, उन तीनों सॉल्यूशन को एक तो पब्लिक डिमांड थी, मुझे बच्चे कह रहे थे कि आप स्प्रिंग 20 है उसी फॉर्मेट में बना रहे हैं, तो मैंने बना दिया और तीनों सवालों का सॉल्यूशन बना दिया। और मैंने वो प्रोसेस ट्राई करके मैंने अपलोड किए थे, उन तीनों अटेम्प्ट्स भी लिखी हैं ब्रैकेट के अंदर। मैंने तीनों का फॉर्मेट सेम रखने की कोशिश की है ताकि आप कंपेयर करें तो आपको कंपैरिजन आसानी से मिल जाए। ये उसमें नई चीज मैंने की है, उम्मीद है लॉजिकल आपको लग गई है, बिल्कुल लग गई है, क्लियर है बात, देखना पहुंच गया ना। हाँ चलो, तो आप इस तीनों सवालों को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से और पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, बजटिंग का मैं बस आखिरी सवाल करा रहा हूँ। उस दिन मैंने जो सवाल किया था उसको पूरा करने को कहा था, जिसमें कमीशन की वर्किंग आपसे मैंने डिमांड की थी कि आप कमीशन की वर्किंग कर लें। और एक सवाल ऑटम 19 मैंने होमवर्क दिया था, तो अभी मैं चूंकि ये भी मैंने डिस्कस कर लिया तो मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा। मैंने जो सवाल कराना है वो बड़ा लेंथी है, कोशिश करूंगा पूरा करा सकूं। और आज होमवर्क कोई एक्स्ट्रा नया क्वेश्चन होमवर्क नहीं दूंगा, जो ऑटम 19 जो कल दिया था और जो कल की क्लास में छोड़ा था कमीशन जिसमें कैलकुलेट करनी थी आपने, वही आप दोबारा कराइए अगर आपसे नहीं हुए तो। नया सवाल होमवर्क नहीं दे रहा, जो सवाल अभी कराने लगा कोशिश करूंगा ये पूरा हो जाए। यही सवाल आप दोबारा करिए, जो कल वाले होमवर्क थे वो अगर किसी के रह गए तो वो पूरे कर लें। कल मैं पहले होमवर्क डिस्कस कर लूंगा, कल इंशाल्लाह बजट खत्म कर दूंगा। वो कल ही का है ना, वो कल का होमवर्क था, लेक्चर 45 पे होमवर्क था। लेक्चर 45 ही का जो होमवर्क दिया था मैंने 1.5 सवाल बल्कि 1.25 सवाल बल्कि 1 सवाल और आधा पाव, तो वो आपने आज दोबारा देखना अगर आपने नहीं किया था। अभी आप लोग ऐसा करिए कि ऑटम 17 पे आइए और ये सवाल मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल से याद आया, मैं फिर नसीहत कर देता हूं, बजटिंग में जो आप लोगों को मसले आ रहे हैं और मुझे कुछ बच्चे अलग से मैसेज करके भी कहते हैं कि आप बजटिंग के भी नोट्स लिखवा दें। मैंने बेटा पहले भी अर्ज की थी कि बजटिंग में हर सवाल में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। आपको अगर मैंने कुछ लाइंस लिखा दी तो आप सिर्फ उन लाइंस पे ही सोचेंगे, मैं ये नहीं चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूं कि आप इन बजटिंग के सवालों को करें, आपको बजटिंग के सवालों को कर करके जो मसले हैं वो बार-बार दोहरा के 2-3-4 दफा करें एक सवाल। आप जब 2-3-4 दफा कर लेंगे ना, और पहला फोकस रखिएगा जो मैंने ज्यादा टाइम लगा के लोटस एंटरप्राइजेस कराया था, स्प्रिंग रेनबो पेंट्स कराया था, इनको ज्यादा मेहनत से करिएगा। इनको अगर अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं तो अगले सवालों में 70-80% तो ये वाला रिपीट हो रहा होता है, बाकी 20-25% कोई और नया काम होता है। तो आप इन सवालों को ज्यादा दफा करेंगे, आपके अंदर बजटिंग का सवाल करने की फील बन जाएगी। मैंने इसकी मिसाल भी दी थी पिछली क्लास में कि अगर आपको ड्राइविंग आती है और आपने टर्न लेना है तो वो आप कैलकुलेशन करके टर्न नहीं लेंगे, आप फासला नहीं नापेंगे, अपना एंगल नहीं देखेंगे, आप बस एक फीलिंग के साथ टर्न ले लेंगे। तो वो जो फील है वो बजटिंग के सवाल करके आएगी। तो बजटिंग के सवालों ही को करके सीखना है आपने और उनमें आपको एक पैटर्न समझ आना शुरू हो जाएगा। आपने जब इतने सारे सवाल किए होंगे ना, बजटिंग के सवाल को देखेंगे जैसे ना वो
खैर आपकी तो बहुत नहीं है, पता नहीं आपने वो कार्टून देखे कि नहीं देखे, पुराने कार्टून शायद कभी लगे देखे, टॉम एंड जेरी वगैरह देखे कभी कार्टून, मेरी मेलोडीज और ये जो अच्छे प्यारे प्यारे कार्टून होते थे। इनमें इसमें एक मसला ये होता था कि एक जो कुत्ता है या बिल्ली है टॉम में चले और वो एक सामने चिकन को या चूजे को देख रहा है। अब वो चूजा चलता हुआ जा रहा है, लेकिन जब टॉम उसको लालच से देख रहा है ना तो उसको एक रोस्ट नजर आ रहा है। चलता वो चूजा जा रहा है लेकिन टॉम उसको लालच से देख रहा है तो उसको रोस्ट नजर आ रहा है। अब आप जब बजटिंग के सवाल को देखेंगे ना, आपको उसके अंदर छुपा हुआ ढांचा नजर आना शुरू हो जाएगा। आपने जब 10 12 15 सवाल कर लिए होंगे बजटिंग के, तो आप उनके अंदर छुपे हुए ढांचे को देख चुके होंगे, उनके अंदर छुपे हुए रोस्ट को आप पहचान चुके होंगे। जब कोई नया सवाल देखेंगे आपको उसके अंदर छुपा हुआ ढांचा नजर आ जाएगा। ये तभी होगा जब आप इन सवालों को बार-बार करके इन पे गौर करेंगे। हां, जो एक दो चीजें लिखवा सकता था मैंने बिल्कुल लिखवाई है, जैसे मैंने कल वो ग्रोथ रेट वाली बात लिखवाई थी, वो मैंने लिखवाई है। चलिए बड़ा टाइम ले लिया। आप आइए जिनके पास बैक की बुक है, पेज 256, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, फेल्कन प्राइवेट लिमिटेड, ऑटम 17। जिनके पास राइस की बुक है, क्वेश्चन नंबर 4, पेज 406। और आईकैप की बुक में ये शायद नहीं था, देख लेते हैं। हाँ, आईकैप के पुराने क्वेश्चन बैंक में ये 8.15 है और आईकैप की नई बुक है जिनके पास, उसमें ये पेज 280 के ऊपर है, पेज 280, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 9। चलिए इतना सारा कुछ बता दिया आपको। इस सवाल तक पहुंचे, इस वीडियो को यहीं पॉज करें, सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ें। सवाल हाँ एक बात और, अगर इस सवाल से आपकी तबीयत घबराने लगे, अगर आपको लगे कि ये तो जो पिछला बजटिंग खाया वो भी सब उल्टी करके बाहर आ जाएगा, तो फिर आप सवाल को इग्नोर कर देना। ये सवाल मैं आखिर में इसलिए करा रहा हूं कि जब आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके, बजटिंग का ढांचा आपके ज़हन में बन चुका, तो आप इस सवाल को करने के काबिल हैं। अदरवाइज अगर आपको सवाल को करने के बाद भी लगता है कि नहीं ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप इस सवाल को छोड़ देना। सिर्फ एक मटेरियल की वर्किंग है वो जरूर करना सारे के सारे, क्योंकि वो अगले सवाल में रिपीट हुई है। इस सवाल के बारे में बता रहा हूं कि इसमें जो मटेरियल समझाने लगा हूं वो सबके जरूरी है, वो जरूरी समझना है सबने। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं जितने सवाल पहले कर लिए बहुत है, ये हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ दें। लेकिन अगर पेपर में ये दोबारा आ गया तो ये ना कहना सबने छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं। चलिए आप वीडियो पॉज करें, इस सवाल को अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि इसमें ट्रिकी इन्फॉर्मेशन है, बजटेड एक्चुअल वर्ड दोनों इस्तेमाल हुए हैं और ऐसा जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ कि गुजरे हुए साल का भी बजट डाटा दिया हो। अब तक सवालों में क्या हो रहा था कि 2016 एक्चुअल दिया हुआ है, 17 का बजट बनाना है, 2019 एक्चुअल दिया हुआ है, 20 का बजट बनाना है। इस सवाल में लेट्स से 2017 का एक्चुअल दिया हुआ है, 18 का बजट बनाना है और 17 का बजट भी दिया हुआ है। तो वीडियो पॉज करके सवाल को अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद वीडियो दोबारा ऑन करें तो मैं आपको सॉल्यूशन करता नजर आऊंगा। छोटे होते बड़ा शौक था कि कभी शूटिंग देखें जाके, कि मूवीज में जो हो रहा होता है उसकी शूटिंग तो देखें, तो आप लोग शूटिंग देख रहे हैं नहीं है, बड़ी साफ सुथरी सी मूवी। चलिए पढ़ लिया सवाल आपने, रिक्वायरमेंट क्या सवाल की, बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स बनानी। तो पूरी इनकम स्टेटमेंट ना सही, चले कॉस्ट ऑफ सेल्स सही, सिर्फ बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स बनानी। अच्छा इसका जो सॉल्यूशन है ना, ये तो मैं बोर्ड पे कर ही रहा हूं, लेकिन फॉर ऑनवर्ड रेफरेंस भी इसका सॉल्यूशन मैं ही पीडीएफ में अपलोड करूंगा। जो इसका आईकैप का सॉल्यूशन है वो आंसर तो उसमें सही आ रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वर्किंग प्रोसेस को इग्नोर किया ना वो सही नहीं है। आंसर तुक्के से सही जरूर आ गया, लेकिन जिस तरीके से वर्किंग प्रोसेस को इग्नोर किया गया है वो बात बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूं वही देखिएगा, मेरा आईकैप के सॉल्यूशन में थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क है बस, बाकी वही है। लेकिन इन्होंने वर्किंग प्रोसेस को इग्नोर किया हुआ है, वो बात कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राउंडिंग ऑफ का फर्क आएगा, खैर है, मैंने राउंडिंग ऑफ की भी है इसलिए इनका आंसर 69.8 69.90 आ रहा है, मेरा 69.91 आ रहा है। तो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क है, कोई 20,000 का 14,000 का मिलियन है ना सवाल, तो 10-15 हजार का फर्क है, वो सिर्फ राउंडिंग ऑफ का फर्क है। लेकिन जो आईकैप का सॉल्यूशन है उसमें उन्होंने वर्किंग प्रोसेस को इग्नोर किया हुआ है और यूनिट कॉस्ट निकाल दे, मैं आपको बताऊंगा वो सही बात नहीं थी। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन मैं ही दूंगा आपको, और बोर्ड पे भी कर रहा हूं और वैसे पीडीएफ भी दे दूंगा। बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आता है, ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये होती है बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस ये सवाल है, चलिए ऐसे भी लिख ठीक है, लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी फेस पे लिख लेते हैं, चलो लिख लिया। ये चीजें पूछिए और इसको आप रुपीस में भी चला सकते हैं, सवाल को रुपीस इन 1000 में भी चला सकते हैं, रुपीस मिलियन में भी चला सकते हैं, फिगर बहुत बड़ी बड़ी है। मैं रुपीस इन 1000 कर रहा हूं, रुपीस इन 1000 कर रहा हूं, आप नहीं करना ना करें, रुपीस लिखें वो भी ठीक है, रुपीस मिलियन लिखें वो भी ठीक है, मैंने रुपीस इन 1000 करनी है। इससे पहले जो सवाल किए उनमें पिछले साल की जो इन्फॉर्मेशन दी होती थी, पिछले साल का क्या गिवन होता था, एक्चुअल डाटा किस शक्ल में होता था, जितने सवाल पीएनएल के गुजरे एक्चुअल क्या दिया होता था, पीएनएल दिया होता था ना, उसमें टोटल फिगर आ रही होती थी, टोटल सेल्स, टोटल मटेरियल, टोटल लेबर। इस सवाल में एक नई चीज आई कि आपको पिछले साल की टोटल इन्फॉर्मेशन देने की बजाय पर यूनिट इन्फॉर्मेशन देनी। इससे भी मैं टोटल बना सकता हूं, इसको हम टोटल लेके चल सकते हैं। मैं इस सवाल के ना आपको दो सॉल्यूशन दूंगा, एक वो जो कर रहा हूं और एक वो उन चीतियों के लिए जो कहते हैं कि नहीं वैसा भी हो सकता था। तो मैंने एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी बनाया है, जिसमें मैंने पहले पिछले साल की गिवन पर यूनिट को टोटल में कन्वर्ट किया। पिछले साल की पर यूनिट गिवन है ना, पहले मैंने उसको टोटल बना लिया, तो अब ये क्या शक्ल बन गई, जो पहले सवाल हम करते आए हैं, फिर उसको पहले सवालों की तरह सॉल्व किया, वो भी मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, लेकिन वो आवाम के लिए नहीं है, वो चीतियों के लिए, जो देखना चाहे उनकी मर्जी। मैं उस पे अल्टरनेटिव लेके ना फाइल अपलोड कर दूंगा। इस सवाल को मैं पर यूनिट कॉस्ट से ही चला रहा हूं ताकि ये भी एक वैरायटी सामने आ जाए। लेकिन क्या ये सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट से ही हो सकता था, नहीं, मैं कह रहा हूं अल्टरनेटिव बना के डाल दूंगा, उसमें भी राउंडिंग ऑफ का फर्क आएगा, वरना ठीक है वो। लेकिन आपको एक वैरायटी और सिखाने के लिए मैं ये सवाल पर यूनिट से ही करवाने लगा, ठीक है, पर यूनिट से करने लगे। पर यूनिट से करने से मेरी मुराद ये है कि ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स बताऊं और पर यूनिट कॉस्ट बताऊं, वैल्यू आ जाएगी ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स। अच्छा सवाल में ना ईयर नहीं बताया हुआ तो मुझे बोलने में मुश्किल हो जाएगी, आपको समझने में मुश्किल होगी कि मैं किस ईयर की बात कर रहा हूं, क्योंकि बजट वो भी है जो हम बना रहे और बजट वो भी है जो पिछले साल का दिया हुआ है। एक बजट हम बना रहे और एक पिछले साल का बजट दिया हुआ है। ये कैसे पता पिछले साल का बजट दिया हुआ है? पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द करंट ईयर, यानी करंट ईयर ही की बजटेड और एक्चुअल। तो ऐसा करते हैं कि इन ईयर को ना नाम दे लेते हैं, करंट ईयर को 2019 कह लेते हैं और बजट 2020 का बना लेते हैं, ठीक है। करंट ईयर 2019 और बजट ईयर 2020, हम 2020 का बजट बना रहे हैं, वैसे तो 2020 भी बदल गया हुआ है,
फिर भी चले ठीक है। 2019 ईयर गुजरा है और 2020 का हम बजट बना रहे हैं, ताकि आपको जब मैं बोलूं ना कि 20 और 19 तो आप पहचानने में आसानी हो। 20 की ओपनिंग फिनिश कितनी, जो 19 की क्लोजिंग थी, तो 19 की क्लोजिंग कितनी थी? नहीं दी ना। इसका मतलब हम यहाँ पे रुकते हैं और सबसे पहले तो यूनिट्स की एक इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल कह लें, यूनिट्स की मूवमेंट कह लें। अच्छा, क्वांटिटी स्केड्यूल का मतलब ये नहीं है कि इसमें वो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आया करेगा। क्वांटिटी स्केड्यूल मींस एक ऐसा स्केड्यूल जिसमें क्वांटिटी है। बल्कि नहीं पता नहीं, आप रोते रहेंगे क्वांटिटी स्केड्यूल कुछ और होता था। मैं यूनिट्स लिख देता हूं, यूनिट्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स वो हैं जो 19 की क्लोजिंग फिनिश गुड्स थी। और क्लोजिंग फिनिश गुड्स के बारे में पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जो फिनिश गुड्स होती हैं वो 1 मंथ सेल के बराबर होती हैं। जो फिनिश गुड्स होती हैं वो 1 मंथ सेल के बराबर होती हैं। मैंने भी जान के बजट नहीं बोला, 1 मंथ सेल के बराबर होती हैं। तो सेल्स को 1/12 कर लें तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा ना, 1 मंथ सेल। 1 मंथ बजटेड सेल्स के बराबर होती है। तो किसको 1/12 करूं? बजटेड। अब यहां पर पिछले सवालों से फर्क, ये काम आप तब कर सकेंगे जब आपने सारे सवालों को करने के बाद उनको आपस में कंपेयर भी किया होगा। बहुत बारीक सा फर्क है। इससे पहले हमने जितने सवाल किए थे, मेरा ख्याल है कुछ 2-3 सवाल ऐसे थे जिनमें क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कहा गया था कि क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ की सेल के बराबर है। ये शुरू कैश बजट की बात कर रहा हूं। या क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ के 80% के बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट मंथ की सेल के 50% के बराबर है। क्लियरली लिखा हुआ था नेक्स्ट मंथ की सेल। यहां पर लिखा है नेक्स्ट ईयर्स बजटेड सेल, फिर बस बजटेड सेल। तो यहां पर आप कह सकते हैं जाहिर सी बात है अगले साल की बजटेड सेल। चले ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है। 2020 का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? 2020 का क्लोजिंग स्टॉक, अगर हम ये कहें कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स नेक्स्ट ईयर की बजटेड सेल्स का 1/12 है, तो 2020 का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालें? तो हम तो पहले ही 20 का बजट बना रहे हैं, तो 20 का क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए फिर हमें 21 की भी सेल चाहिए ना, वो तो नहीं। तो 20 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब अगर हम ये अज्यूम कर लें कि क्लोजिंग स्टॉक इसी साल की बजटेड सेल का 1/12 है, तो 20 का क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। अगर हम ये मतलब लें कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स अगले साल की बजटेड सेल का 1/12 है, तो 20 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल सकते, क्योंकि किस तरह नहीं है। फिर ऐसा कर लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इसी साल की बजटेड सेल का 1/12 है, आप 20 का क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, क्योंकि 20 की बजटेड सेल हम निकाल सकते हैं। अच्छा, तो फिर 19 का क्लोजिंग स्टॉक किसका 1/12 होगा? 19 की बजटेड सेल का, इसीलिए वो दी हुई है। 19 की बजटेड सेल दी हुई है, पॉइंट नंबर 3 में गिवन है, पॉइंट नंबर 1 में गिवन है। तो इससे हमारा पॉइंट और स्ट्रांग हो गया कि ये जो 1 मंथ ऑफ सेल है बजटेड सेल, ये उसी साल की बजटेड सेल का 1 मंथ है, नेक्स्ट ईयर का बजटेड सेल का 1 मंथ नहीं है। ठीक है, तो 2020 का ओपनिंग स्टॉक यानी 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो किसका 1/12 था? 2019 की बजटेड सेल का। और 2019 की बजटेड सेल दी हुई है 24,000। तो 2020 का ओपनिंग यानी 2019 का क्लोजिंग कितना? अच्छा, यूनिट्स की मूवमेंट से मेरी मुराद है कि 2020 के शुरू में कितना था, 2020 में बेचना कितना है, 2020 का क्लोजिंग कितना रखना है, तो किसके बराबर आ जाएगा ये 2020 की प्रोडक्शन कितनी करनी है? यूनिट्स की मूवमेंट होती है ना कि ओपनिंग फिनिश कितनी थी, बेचना कितना है, क्लोजिंग कितना है, प्रोडक्शन कितनी है, 4 चीजें लेंगे आपस में। तो मैं ये देख रहा हूं इसमें से कुछ मिसिंग ना रह जाए। 2020 का ओपनिंग स्टॉक ओके, 2020 की सेल्स कितनी होंगी यानी बजटेड 2020 की सेल्स कितनी होंगी? 10% इंक्रीज आएगा। सवाल में लिखा हुआ है कि 10% इंक्रीज आएगा। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है किससे 10%? किसका 10%? एक्चुअल से क्यों बजटेड से? क्यों? बिल्कुल लॉजिकल बात है कि 2019 हो चुका हुआ है, हम कह रहे हैं 2020 में 10% बढ़ जाएगा, इससे 10% बढ़ जाएगा जो 19 में हुआ था। तो जो सेल्स 10% इंक्रीज लेनी है वो 2019 की एक्चुअल सेल्स का 10% लेना है। 2019 की बजटेड का क्यों नहीं? क्योंकि बजटेड का 10% इंक्रीज है ना, कुछ लॉजिक नहीं है। फिर स्टॉक में ऐसा क्यों किया? क्योंकि लिखा हुआ था, स्टॉक में लिखा हुआ था 1 मंथ ऑफ बजटेड सेल्स, ना लिखा होता तो ना लेते। कहा था उसने 1 मंथ ऑफ बजटेड सेल, इसलिए 1 मंथ ऑफ बजटेड सेल किया। यहां पर कहा है 10% सेल इंक्रीज हो जाएगी, तो लॉजिकल बात है किससे 10% इंक्रीज हो जाएगी? जितनी 19 में एक्चुअल हुई थी। तो 19 में एक्चुअल कितनी हुई थी? 19 में एक्चुअल सेल कितनी हुई थी? इसको 1.1 कर लेते हैं, 25। ये हो गई 2020 की बजटेड सेल। तो अगर 2020 की बजटेड सेल ये है तो 2020 का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या प्लस करूं क्या माइनस करूं? सेल से प्रोडक्शन पे आना है, क्या करूं? अच्छा, अब हमारे पास ये दोनों यूनिट्स आ गए। तो ओपनिंग यूनिट्स हैं 2000, ये वर्किंग 1 से नजर आ गया। इसको क्या करूं, पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। और इसी तरह से क्लोजिंग आ गए 2090, ये वर्किंग 1 से, और उसको मल्टीप्लाई कर दूं पर यूनिट कॉस्ट से। तो अब ऐसा करते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट ढूंढते हैं चल के, वर्किंग 2 पर यूनिट कॉस्ट ढूंढते हैं चल के। तो देखिए, मैं ये सवाल पर यूनिट कॉस्ट से कर रहा हूं, यानी मैं पिछले साल की पर यूनिट कॉस्ट से, पहले हम क्या करते थे, पिछले साल की टोटल कॉस्ट को लेके अगले साल की टोटल कॉस्ट बनाते थे ना। अब पिछले साल की पर यूनिट कॉस्ट से अगले साल की टोटल पर यूनिट कॉस्ट बनाऊंगा, वर्किंग 2। तो करंट भी लिख देता हूं ताकि सवाल का वर्ड भी इस्तेमाल रहे, और जो मैंने आपको बोला हुआ है वो भी लिख देता हूं। ये मैंने बीच में गैप रखा वर्किंग के लिए, यानी मैं यहां अंग्रेजी लिखूंगा, इस फिगर की वर्किंग अलग करने की बजाय ब्रैकेट में कर दूंगा, इस फिगर की वर्किंग अलग करने की बजाय ब्रैकेट में कर दूंगा। ब्रैकेट में फायदा ये रहता है कि सामने नजर आ रहा होता है, वरना वर्किंग फिर दूर चली जाती है। पर यूनिट कॉस्ट निकालने लगा मैं, कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, इस सवाल में एक वर्ड लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इग्नोर करें। जो अब तक हमने सब पढ़ा है ना वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही थी। ये मैंने अभी इस चैप्टर के बाद पढ़ाना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अभी चैप्टर खत्म होता है ना इंशाल्लाह कल, तो उसके बाद मैंने एब्जॉर्प्शन मॉडल ही कराना है। तो इसलिए फिलहाल एब्जॉर्प्शन के वर्ड पे छोड़ दें।
डायरेक्ट मटेरियल 2019 का पर यूनिट दिया हुआ है कि निकालना पड़ेगा? 2019 की कॉस्ट दी हुई है ना सारी, 2019 की कॉस्ट दी हुई है 980। अच्छा काम आएगा, मैं इसलिए ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूँ कि 980 कैसे बना है। ये 980 बना है 49 किलो इंटू कैसे निकला 20, 980 से 980 को डिवाइड कर लिया क्योंकि 980 दिया हुआ है और आगे उसके पीछे ब्रैकेट के अंदर 49 लिखा हुआ है। और ये जो 20 निकाला है, चलेगी मैं आपको मकड़ी बना के निकाल के भी दिखा देता हूँ। प्राइस पर केजी 2019 की कैसे 980 डिवाइडेड बाय 49 20। ये मैंने क्यों किया ऐसा, इसको तोड़ के क्यों लिखा है? 980 था तो सही, ये यहाँ पर काम आएगी बात। डायरेक्ट लेबर कितना किया मैंने 800, वेरिएबल ओवरहेड्स कितने 500, फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने 400। अच्छा इसमें क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि सवाल के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स है, तो इसलिए मसलियत के तहत मुझे पहले इसका सब टोटल बताइएगा। अब इनका टोटल 2680, बेशक ये गिवन थी लेकिन एक तो मैंने ये करना था, क्या नाम दिया 1700 को, क्या ये कन्वर्जन, ये कन्वर्जन है क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग इन्वॉल्व है। कैसे पता प्रोसेस कॉस्टिंग इन्वॉल्व दिया हुआ है, कितने परसेंट मटेरियल कितने परसेंट कन्वर्जन। एक तो मैंने 1700 करना था, दूसरा मैंने 980 का ब्रेकअप दिखाना था, मैंने इसलिए ये 2019 दोबारा लिखा। अच्छा ये 2680 यहां डाल देते हैं तो ओपनिंग फिनिश गुड्स आ गई 536,000 में। यहां तक ओके नो यार, सभी ख्याल रखना है जब मैं बोर्ड पे लिख के हटूं ना तो मेरे साथ फौरन नहीं आ जाना, तो 2-4 सेकंड रहो ताकि लोग पॉज कर सकें। आप फिर भी ना 2-3 सेकंड रुक जाया करें। चलो चलो फिर भी हो सकता है तो 2-3 सेकंड रुक जाया करो ताकि पॉज कर दे। देखो मैं अगर चल के आ रहा हूं ना और मुझे लगेगा आप उधर हैं तो मैं कह दूंगा कि मैं खुद बुला लूंगा, नहीं तो आप वहीं रखा करें ना कैमरा, आप कैमरा वहीं रखा करें क्योंकि मुझे देखना तो ये कहना कि मोहब्बत में देखना तो एक पल के लिए भी मैं लगना हूं, लेकिन मेन मकसद है कि मैं जो समझा रहा हूं वो वीडियो मुझे कैप्चर करे ना कैमरा। तो जब मुझे लगेगा कि आपका कैमरा वहां है मैं फिर आपको खुद ही कह दूंगा किधर है। 2020 की पर यूनिट कॉस्ट बना तो पहले आसान वाला काम करते हैं। लेबर पिछले साल 800 पर यूनिट थी और अगली बार क्या होगा कि एक तो महंगाई होगी, दूसरा पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि लेबर की एफिशिएंसी 7% बढ़ जाएगी। अच्छा लेबर का ना हमने एक चैप्टर पढ़ना है लेबर का हमने चैप्टर पढ़ना है एफिशिएंसी की, तब जहां दोबारा बात करेंगे जाके। अभी फिलहाल बस इसका जनरल मीनिंग ये समझ लें कि लेबर की एफिशिएंसी बेहतर होने के दो मतलब हो सकते हैं। या तो ये बात हो रही होगी कि एक यूनिट पहले जितने टाइम में बनता था अब उससे कम टाइम में बनेगा, या फिर ये बात हो रही होगी कि वर्कर्स टोटल टाइम में जितने यूनिट बनाते थे अब उससे ज्यादा बना लेंगे। रिपीट कर रहा हूं जब बात हो रही है ना कि लेबर की एफिशिएंसी इंप्रूव कर रही है तो उसके दो ही मतलब हो सकते हैं। या तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि पहले एक यूनिट पे कितना टाइम लगता था तो अब उससे कम टाइम लगेगा, या फिर हम ये देखना चाह रहे हैं कि जितने घंटे टोटल वो पहले काम करते थे तो उतने घंटों में ज्यादा यूनिट्स बना देंगे। ज्यादा इस्तेमाल यही होगा जो मैंने पहले कहा है कि एक यूनिट पहले कितनी देर में बनता था अब कितनी देर में बनेगा। तो लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज या इंप्रूव करने के दो मतलब हैं। जब ये कहा जाता है कि लेबर की एफिशिएंसी बेहतर हो गई है तो ये दो मानों में इस्तेमाल होता है। या तो बात हो रही है कि एक यूनिट पे कितना टाइम लगता था तो जितना पहले लगता था उससे अब कम लगेगा तो कहा जाएगा कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है, या फिर ये बात हो रही होगी कि पहले टोटल साल में लोग जितना यूनिट्स बनाते थे अब उससे ज्यादा बना देंगे। तो यहां पर हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं इस वक्त कि एक यूनिट की तो लेबर एफिशिएंसी इंप्रूव होने का क्या मतलब है, कॉस्ट कम लगेगी। क्यों कम लगेगी, क्योंकि एक यूनिट बनाने में अब टाइम कम लगेगा, तो एक यूनिट बनाने में टाइम कम लगेगा। अच्छा टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। ये वाली बात दोबारा देखें, हम इस वक्त कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट की। हम बात कर रहे हैं कि एक यूनिट, तो एक यूनिट को यूनिट तो नहीं बढ़ा देना, एक यूनिट तो एक यूनिट ही है। तो पहले एक यूनिट पे अगर 800 रुपए की लेबर लगती थी, लेट्स से 100 रुपए पर आवर, तो 8 घंटे लगते थे। तो अब एक यूनिट में कम टाइम लगेगा, कम खर्चा आएगा ना। तो अगले साल की लेबर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करूं, 800 को इंटू 0.93 कर दूं। वो है ना, हम प्लांट चेंज करेंगे ना, प्लांट बेहतर हो जाएगा। तो अब वर्कर पुराना प्लांट था, फंस के चलता था, उसमें चीजें स्लो प्रोसेसिंग थी। अब प्लांट अच्छा है तो वर्कर जो काम कर रहा था जल्दी कर लिया करेगा। बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट व्हिच वुड इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी। अब ये अच्छा प्लांट होगा जिसमें वर्कर यूनिट्स बनाएगा तो जल्दी बना लेगा। जितना पुराने कंप्यूटर पुराने मोबाइल होते थे उनकी प्रोसेसिंग स्लो थी, अब प्रोसेसिंग तेज होती जा रही है। तो जो मशीन वर्कर को दी गई है अगर वो मशीन बेहतर क्वालिटी की है तो वर्कर जल्दी काम कर लेता है। और वो है ना 20 मिलियन लग रहा है ना, ये वाली बात आ गई समझ। अच्छा ये तो है टाइम कम होना, दूसरा महंगाई भी तो होनी है 10%। हाँ 10%। तो पहले हमें एक यूनिट बनाना लेबर कॉस्ट करता था 800 रुपए, अब कितना कॉस्ट करेगा 818.4। अच्छा पहले सवालों में हमें काम कर रहे थे, आपके ज़हन में एक सवाल ये आएगा कि पहले जब भी सवाल करते थे मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट उसमें हम महंगाई भी लाते थे और वॉल्यूम चेंज भी लाते थे। तो 0.5 में कहा तो है कि सेल्स 10% बढ़ जाएंगी, तो मैंने 10% क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं। इससे पहले सवालों के अंदर हम टोटल फॉर द ईयर निकाल रहे होते थे। हम पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट को देख के अगले साल की इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते थे। हम टोटल लेबर कॉस्ट निकाल रहे होते, टोटल मिलियंस। तो टोटल लेबर कॉस्ट जब निकालते थे तो उसमें यूनिट का इफेक्ट भी डालते थे। ये 800 रुपए क्या है, ये पर यूनिट है तो उसमें वॉल्यूम इंक्रीज थोड़ी डालूंगा। अब जब मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल लूंगा और उसको फिर ये यूनिट बढ़ा लिया ना मैंने,
इन नए यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम इफेक्ट आ जाएगा ना। तो पहले हम चूंकि टोटल को लेके चल रहे होते थे तो उसमें वॉल्यूम इफेक्ट गलत आता, ये कॉस्ट पर यूनिट है। तो इसलिए सवाल में इंटेंशनली कॉस्ट पर यूनिट लेके चल रहा हूं, वरना मैं इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो दूंगा वो पहले जैसे तरह सॉल्व हो जाता। ये भी एक सामने चक्कर आनी चाहिए, ये बात ठीक है। ओके चले, और आसान चीज वेरिएबल ओवरहेड का क्या करें। पिछले साल 500 रुपए लगता था, अब क्या होगा। बस एक ही बस महंगाई, बस 8% महंगाई आ जाएगी, बस और कुछ नहीं, बस महंगाई आ जाएगी। अच्छा, इज इट लॉजिकल कि मैं पिछले साल की जो पर यूनिट फिक्स ओवरहेड थी उसी पर यूनिट को लेके बस उसको महंगा करके अगले साल की फिक्स पर यूनिट बना लूं। देखिए ये जो डायरेक्ट खर्चे हैं या वेरिएबल खर्चे हैं, इनके तो पर यूनिट पिछले वाले को नया पर यूनिट बनाया जा सकता है, क्योंकि पर यूनिट सेम ही रहे होते हैं, जो चेंजेस नहीं वो डाल दी। जितना पिछले साल फिक्स ओवरहेड पर यूनिट होना था उतना अगले साल भी होना चाहिए नहीं, क्योंकि अगले साल की प्रोडक्शन और पिछले साल की प्रोडक्शन और फिक्स ओवरहेड तो हर साल का नया निकलेगा ना। देखिए अगर पिछले साल एक यूनिट को बनाने में 49 किलो लगते थे तो अगले साल भी शायद 49 ही लगे, तो जो पिछले साल का मटेरियल पर यूनिट था अगले साल भी शायद यही होता, या थोड़ी बहुत जो कमी बेशी होती है वो डाल सकते हैं। क्योंकि हमने बचपन में सीखा हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मोस्टली सेम रहती है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड पर कॉस्ट हर साल सेम रहेगी नहीं। पिछले साल का डिनोमिनेटर और है, साल का डिनोमिनेटर और उसके अलावा मजीद पिछले साल के टोटल खर्चे और साल के टोटल खर्चे और हैं। 2 मिलियन का सीधा सीधा फर्क हमें 0.6 से नजर आ रहा है। डेप्रिसिएशन पहले 5.8 थी, अब 7 चली गई। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स इन टोटल भी बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, तो ये मुनासिब होगा कि 400 को इनटू 1.08 कर दूं, फिर क्या सही तरीका होगा। 2020 की फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कैसे निकालूं, क्या सही तरीका होगा। बाकी तो देखना मैंने 500 को बस महंगा कर दिया, इसको भी मैं 400 को महंगा कर देता। 500 को एज इट इज आगे यूज कर लेना क्यों सही है, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल पर यूनिट अगर चेंज नहीं हो रहे तो सेम चल सकते हैं, अगर चेंज की तो मैंने चेंज कर ली। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट हर साल सेम थोड़ी रहता है, अगर सेम रहना तो इसको फिक्स क्यों कहते हैं। अब आप कहेंगे सर सेम रहता है तो फिक्स कहते नहीं, वो इन टोटल सेम रहता है पर यूनिट नहीं सेम रहता। तो कैसे निकालें 2020 की फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। ठीक है क्या, बस 2020 के टोटल फिक्स्ड ओवरहेड निकाल लेते हैं और 2020 की प्रोडक्शन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बिल्कुल ठीक है, तो ये कर लेते हैं वर्किंग 2.1। अब मैं वर्किंग 2.1 करने लगा हूं, ये बता रहा हूं मैं, ये लिखिए टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स 2019 के कितने थे, कैसे निकालें। पर यूनिट दिया हुआ है, प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2019 की प्रोडक्शन कितनी थी 23760, तो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23760 इंटू 400 75 7 क्या 9504 ट्रिपल जीरो। नहीं वो डिवाइड करना है ना, तो फिर वो पूरे लिख लिए, सिर्फ प्लस करने हो तो खैर है, डिवाइड करने में गलती हो जाएगी। पूरे लिख लिए मैंने, 1000 में नहीं लिखे, नहीं वो 1000 में लिखे ना। क्या चेंज आनी है इसमें, एक तो महंगाई होनी है और दूसरा डेप्रिसिएशन चेंज होनी है। तो इसको महंगा करने से पहले इसमें से डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। डेप्रिसिएशन होती थी 580, तो एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितने थे 3704। अब 2020 में टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितने होंगे, महंगे हो जाएंगे लास्ट ईयर से 1.08 हो जाएंगे, नहीं 08 नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड महंगे होना है 5। जी 3704 इंटू 1.05 388922। अब क्या करूं, 2020 की डेप्रिसिएशन डाल लेते हैं, वो होगी 7016800। तो 2020 के टोटल फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएंगे 10906। ये 2020 के टोटल फिक्स्ड ओवरहेड हो गए। पर यूनिट बनाना क्या करूं, प्रोडक्शन से डिवाइड कर लें। यहां पर आया प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए डिनोमिनेटर क्या होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यहां बनानी पड़ेगी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आई के सॉल्यूशन को मैं इसलिए गलत कह रहा हूं क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को इग्नोर किया हुआ है। आल दो कि आप देखेंगे आंसर सेम आ रहा है, उसकी भी साइंस बताऊंगा सेम क्यों आ रहा है, लेकिन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करनी है यूज। जब प्रोसेस कॉस्टिंग आ गई बीच में तो फिर डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ही आनी है। तो अब मैं यहां पर वर्किंग 2.2 कर रहा हूं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग आ गया ना, जिसमें कन्वर्जन 60% 40 कितनी 60% है। तो फिर जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाए हुए हैं और अभी अगर आप ये हरकत करेंगे कि इसको डिवाइड बाय प्रोडक्शन कर देंगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग का फायदा, तो अब हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी पड़ेगी। और 5 है बेटे, 5 है 5 है, तो उसमें फिर ओपनिंग की भी एक लाइन आएगी। ओपनिंग के यूनिट कितने थे 1500 शायद 1500, और ये कितने परसेंट कंप्लीट थे, तो मटेरियल तो छोड़ दें, कन्वर्जन थे, अब कितने होंगे 40, तो कन्वर्जन में 40 आएगा और यहाँ आ जाएगा 600।
फिर आता है स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में यूनिट्स किस तरह निकालते हैं हम? आउटपुट में से ओपनिंग माइनस कर लेते हैं। आउटपुट कितना है? भूल गए ना, वर्किंग वन देखें। प्रोडक्शन आउटपुट है ना, प्रोडक्शन आउटपुट है ना। फिनिश गुड्स स्टोर में जो प्रोसेस से आएगा वही प्रोडक्शन है ना, तो प्रोसेस का आउटपुट है। तो कितना है आउटपुट? 25 170, इसमें से 1500 निकाल लेते हैं। है 1500 निकालना है। 23670 और ये दोनों में 23670 ही आएगा। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये है, और मटेरियल में पूरे आएंगे और कन्वर्जन में 60% आएंगे। मटेरियल में 1500 और यहाँ 900, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो जाएगी ये। अब चूंकि ये वही 25 170 ही आ गया जो प्रोडक्शन थी, तो इसलिए आईटीआर के सोल्यूशन में इसको इग्नोर करके बस 25 170 से डिवाइड किया हुआ है। लेकिन आपने तो ये देखना ना कि प्रोसेस अगर मिक्स है तो फिर यहाँ पर हमने ईपी से डिवाइड करना, क्योंकि अभी तो उसने कह दिया कि ओपनिंग क्लोजिंग सेम थे, अगर सेम ना होते तो फिर ईपी से ही डिवाइड होगा। तो अब इसका पर यूनिट कैसे निकालूं? ये 10 906 डिवाइडेड बाय कौन से वाले से करूं डिवाइड? नहीं, कौन से वाले से? कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जन है, ओवरहेड्स कन्वर्जन है। 25 170 वर्किंग 2.2 433.229 आगे क्या है? 2936 433.29 और कन्वर्जन कितनी हो गई? 179 ये राउंड ऑफ हो सकता है कि सोल्यूशन में राउंड ऑफ हुआ है, ये पूरा राउंड ऑफ हुआ है, तो राउंडिंग ऑफ का 1 भी आ गया। वैसे मैं जनरली ये रिकमेंड करता हूं कि पर यूनिट कॉस्ट को डेसिमल में रखें, 2 डेसिमल तक, लेकिन राउंडिंग ऑफ कोई बड़ा इशू नहीं है। तो एक राउंडिंग ऑफ का फर्क यही आ गया कि आईके के सोल्यूशन में ये 1792 बन जाएगा। 1791 सॉरी। अब क्या रह गया? डायरेक्ट मटेरियल। जिन लोगों को इस सवाल में से कुछ भी रिटेन नहीं करना, वो अब डायरेक्ट मटेरियल जरूर समझ लें। ये पॉइंट जरूर समझ लें, ये इस सवाल से कम ये मटेरियल जरूर रिटेन करें आप सारे। ये मिटाना मैंने, ये नोट कर लिया, ये वाला मेरी नजर इस पे मार दो कैमरे की है। जो इस सवाल को अभी तक देख के हिम्मत हार चुके थे, छोड़ चुके थे, वो कम से कम ये जरूर समझ लें, जो बताने लगा।
यहाँ मैं जो वर्किंग करूंगा ना वो मैं यही करूंगा। यहाँ पर जो बताने लगा हूँ ये समझा रहा हूँ, ये गन जो यहाँ करूंगा इसे समझाने के लिए, नोट करना हो तो मर्जी आपकी। यहाँ जो मैं समझाने लगा हूँ उसके बाद आपको एक नोट भी लिखाऊंगा। कल भी एक नोट लिखा था परसों कि अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसमें यह कहा है कि मटेरियल कितने किलो चाहिए, तो वो क्या होगा, मटेरियल लॉस से नेट या लॉस से पहले होगा, लॉस से नेट होगा। चलिए आज इस बात को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है इसमें 5% लॉस होता है नॉर्मल। अगर हम एक केमिकल है, को खाद है जो प्रोसेस में 100 किलो डलता है और ये 100 किलो 2000 रुपए का होता है, यानी 20 पर किलो 20, हाँ। और इस प्रोसेस में 5% नुकसान होता ही होता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है आउटपुट वो 95 किलो का रह जाता है। ये जो 95 किलो है, हम एक बोरी बनाते हैं 95 किलो की और ये बिकती है खाद की। दोबारा सुन लें, एक हमें खाद की बोरी 95 किलो का एक पूरा ड्रम सा होता है वो लेते हैं और 95 किलो की बोरी जो कि एक यूनिट है प्रोडक्ट, वो बनाने के लिए 100 किलो मटेरियल डालना पड़ता है, 5% नुकसान होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो 95 किलो वजन वाला होता है। अगर ये पूछा जाए कि प्रोडक्ट के एक यूनिट के लिए जो कि 95 किलो की बोरी है कितने रुपए का मटेरियल लगता है, तो क्या जवाब है इसका? 2000 का। अगर ये कहा जाए कि प्रोडक्ट का एक यूनिट जो कि 95 किलो की एक बोरी है, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने रुपए का मटेरियल लगता है, 2000 का। वो मटेरियल जो 20 रुपए किलो मिलता है, वो मटेरियल जो 20 रुपए किलो मिलता है, तो अगर 2000 रुपए का मटेरियल लगता है और 20 रुपए किलो वाला मटेरियल मिलता है, तो इसका मतलब कितने किलो इनपुट करना पड़ता है? 100 किलो के 95 किलो, 100 किलो। ये बात दोबारा सुने, अगर ये इन्फॉर्मेशन लिखी मिल रही है कि प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए 2000 रुपए का मटेरियल लगता है और वो मटेरियल जो 20 रुपए किलो मिलता है, तो 2000 रुपए का मटेरियल अगर लग रहा है जो 20 रुपए किलो मिलता है, तो इसका मतलब कितने किलो लग रहा है? 100 किलो ना। एक ये तरीका बताने का, ये बात छोड़ने खत्म। एक और बात, अगर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और एक सेंटेंस में लिखा मिल रहा है कि 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट requires 95 किलो ऑफ मटेरियल, बस फुल स्टॉप खत्म। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 95 किलो ऑफ मटेरियल, फुल स्टॉप, बस खत्म। तो ये बात भी सही है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर प्रोडक्ट की बस सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, बस सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कि मटेरियल कितना लगता है, तो वो जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसमें जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो नेट ऑफ लॉस फिगर है। आज अब एक नई बात ये बताई है, इन दोनों बातों को याद रखिएगा कि अगर प्रोडक्ट के एक यूनिट की कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन दे दी कि एक यूनिट बनाने में 2000 रुपए का मटेरियल लगता है, तो जो मटेरियल लगता है, मटेरियल लगना कहते हैं इसको, जो इनपुट है, कॉस्ट लगती है, कॉस्ट होती है इनपुट की है ना, कॉस्ट इनकर कब हो रही होती है? मटेरियल की कॉस्ट कब इनकर होती है? हम कब कहते हैं मटेरियल कॉस्ट इनकर फॉर द मंथ? जो मटेरियल प्रोसेस में डलता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट के लिए 2000 रुपए का मटेरियल लगता है, तो मटेरियल लगने का मीन मटेरियल इनपुट होता है, और अगर वो 20 रुपए किलो है मटेरियल, तो इसका मतलब 100 किलो नेट ऑफ लॉस फिगर है या इनपुट की फिगर है? इनपुट की फिगर है। अब ये दो बातें मैं फिर बताता हूं और लिख लीजिएगा। अगर प्रोडक्ट के एक यूनिट की सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है कि 1 यूनिट रिक्वायर्स 95 किलो ऑफ मटेरियल बस, तो वो जो 95 है वो नेट ऑफ लॉस है। जैसे परसों वाले सवाल में प्रोडक्ट ए और बी ईच यूनिट रिक्वायर्स 2.4 किलो ऑफ मटेरियल, तो वो नेट ऑफ लॉस था। इसी तरह ईओक्यू चोको किंग वाला सवाल, इतना यूनिट रिक्वायर, पता नहीं भूल गया, परसों वाला सवाल, प्रोडक्ट ए का यूनिट रिक्वायर्स 2.4 किलो ऑफ मटेरियल, तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव बात थी, तो ये नेट ऑफ लॉस नंबर है 2.4। हमें इसको ग्रॉस अप करके इनपुट देखना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट का 1 यूनिट रिक्वायर इतने रुपए का मटेरियल, अब कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो कॉस्ट तो होती है इनपुट की है, तो अब उस सूरत में जो मटेरियल की क्वांटिटी हमें नजर आ रही होगी वो इनपुट की क्वांटिटी। ये बात लिखने से पहले कि दिमाग से निकल जाए। इनपुट की है, तो अब उस सूरत में जो मटेरियल की क्वांटिटी हमें नजर आ रही होगी वो इनपुट की क्वांटिटी। ये बात लिखने से पहले कि दिमाग से निकल जाए। देखा, 49 किलो इनपुट है या नेट ऑफ लॉस है? इस सवाल में 49 केजी इनपुट है या नेट ऑफ लॉस है? ये जो सवाल में 49 किलो है, ये वो 100 किलो है कि 95 किलो है? क्योंकि इस सवाल में भी लॉसेस अभी 5% होते हैं, तो ये जो 49 किलो दिया हुआ है, ये वो 100 किलो दिया हुआ है कि 95 किलो दिया हुआ है?
पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो आपको पॉइंट नंबर 2 में, सॉरी, जो 49 किलो दिया हुआ है, ये वो 100 किलो है कि 95 किलो है? हाँ जी, क्यों क्यों 100 है? पॉइंट नंबर 2 में क्या इन्फॉर्मेशन है? कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है। ये पर यूनिट किसका पर यूनिट है? प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट के यूनिट की कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने रुपए का मटेरियल लगता है। तो ये इनपुट की बात हो रही है ना। अभी जो बात लिखाई थी वो दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट के एक यूनिट के बारे में क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बस सिर्फ क्वांटिटेटिव, कि प्रोडक्ट का एक यूनिट कितने किलो रिक्वायर करता है, तो वो जो मटेरियल के किलो होंगे वो नेट होंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉर्म्स हैं, यानी ये किसी स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, स्टैंडर्ड तो है नहीं कॉस्ट का, तो ये नॉर्म्स हैं कि इसी तरह से बात होती है। तो जब आपको प्रोडक्ट के क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, बस सिर्फ क्वांटिटी, जैसे परसों वाले सवाल में प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट्स का एक सवाल किया था हमने परसों या परसों, मुझे याद नहीं है, जो बड़ा लंबा सवाल था, ये फाइनल का, उसमें लिखा हुआ था कि ए और बी बनाने के लिए 2.4 kg ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, बस रुपए थोड़ी लिखे थे, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन थी, तो फिर वो नेट ऑफ लॉस नंबर है। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए 2000 रुपए का मटेरियल लगता है और साथ ब्रैकेट में क्या किया जाता है कि 20 रुपए किलो मटेरियल है, तो इसका मतलब 100 किलो का जो नंबर निकलेगा वो इनपुट होगा कि नेट ऑफ लॉस होगा? वो इनपुट होगा। तो ये 980 क्या बताया हुआ है? कॉस्ट है। कॉस्ट है ना कि एक यूनिट बनाने के लिए इतने रुपए का मटेरियल लगता है, तो अगर रुपए का मटेरियल लगता है यानी इनपुट होता है, तो ये जो 49 किलो है ये इनपुट। ये आगे सवालों में भी ये चीज बीट हुई है, होती है, फिर होगी। क्या क्या? वो एक्चुअली मैं तब ब्रैकेट में लिखवाता वो इनपुट ही था, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेकिन मैंने फर्क इसलिए होता है क्योंकि तब फर्क होगा जब मटेरियल यानी इनपुट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक ही चल रही है, तो फिर डायरेक्ट मटेरियल के साथ क्वांटिटी लिख देना काफी है, यानी किलोज में मटेरियल है और किलोज में प्रोडक्ट है। लेकिन जहां पर हिसाब था वो चेयर्स वाला कि प्रोडक्ट के यूनिट्स और हैं और मटेरियल के यूनिट्स और हैं, तो उसमें फिर मटेरियल के सामने यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मटेरियल के सामने यूनिट्स लिखने का मतलब है कि वो मटेरियल के यूनिट्स है, हालांकि प्रोडक्ट के यूनिट्स डिफरेंट है। ये वाली बात ओके है कि नहीं, कि अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन है कितने किलो मटेरियल, तो फिर वो नेट फिगर है। लेकिन जब प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात हो रही है कि प्रोडक्ट के लिए इतने रुपए का मटेरियल लगता है, तो वो इनपुट की बात हो रही है। तो 49 किलो इनपुट है, ये जो 49 किलो है ये उनमें से क्या है? 100 के 95, ये 100 है। चलिए इधर अब अगली बात समझते हैं। मशीनरी में इंप्रूवमेंट आ गई और जो पहले लॉस 5% होता था अब वो 2% हुआ करेगा, तो कम लॉस होगा, तो क्या हम ऐसा करें कि अब भी 100 किलो ही डालें, और क्योंकि लॉस कम है तो कस्टमर को खुश होकर 98 किलो की बोरी बेचना शुरू कर दें। फिर बोरी अभी कितने की बेचें? बोरी अभी 95 किलो वाली, प्रोडक्ट क्यों चेंज करें हम? ये हम अभी 95 किलो वाली बोरी ही बेचेंगे, तो फर्क क्या पड़ेगा? इनपुट कम लगेगा। बताइए कितना इनपुट लगेगा? कैसे? अब यहां से उल्टा जाते हैं ना, यहां तक कैसे पहुंचे? 95 डिवाइडेड बाय 0.98, ठीक है, यहां से हम उल्टा चलिए। अच्छा, इस सवाल में ये आपको 100 किलो पता है, अब बताइए कैसे निकालूं? पहले ऊपर वाला 100 से 95 निकलेगा, फिर वो 95 ये है, फिर वापस आ जाओ, तो 100 किलो पुराना वाला इनपुट, 100 से 95 कैसे बनाऊं? मल्टीप्लाई बाय 0.95, 95 बन गया। फिर पुराना जो लॉस होता था, पुराना इनपुट, पहले पुराने लॉस से नेट करके यहां पहुंचे ताकि बोरी का वजन पता चले, फिर उस बोरी के वजन को वापस लाएं नए लॉस से। 100 किलो इनटू 0.95 डिवाइडेड बाय 0.98, तो अब 100 किलो की जगह क्या लगा दूं मैं? 49 किलो। ये मैंने इसी सवाल में डाटा लिया है, पहले 5% लॉस होता था, अब 2% लॉस होगा, तो कितने नए किलो हुआ करेंगे अब? 47.5 किलो। और ये जो 47.5 किलो है इसके लिए दो मकड़ियां बना देते हैं, इनटू 1 किलो कितना का आया करेगा? 20 रुपए का ही, या महंगाई हो जाएगी? महंगाई हो जाएगी, तो 1 किलो कितने का आएगा? 21.6, और ये रेट है चूंकि, तो ये वही एक मकड़ी वाले में बता देते हैं। ये एक मकड़ी प्राइस पर केजी 2020 की 20 रुपए इंटू 1.08, ये 49 किलो इंटू 0.95 ओवर 0.98, 47.5 किलो। तो अब 2020 में एक यूनिट बनाने के लिए इतना किलो लगा करेगा और 1 किलो इतने का आया करेगा। 10 2817.5, चूंकि 5 है तो जो क्लोजिंग होगा वो इनमें से होगा 2817.69। इसको अगर लिखने की जरूरत है तो लिख लें, नहीं है तो अच्छा, इस लेक्चर को 2 घंटे पे जाऊं? ये तो भी सवाल चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, अगला 1 घंटे का कर लूंगा। नहीं, वो लेक्चर तुमने आज ही कहेंगे, 2 ही आज तो जुम्मा है ना, इंशाल्लाह।
जी कितना 5889 ना 1000 में चले ना। ये हो गया क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचने के लिए अब चाहिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर्किंग फ्री। मुश्किल काम हो गया, अब इतना मुश्किल नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में इतना मुश्किल नहीं होगी। जी चलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जैसे पिछले साल में भी कर रहे थे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, चाहे तो लेबर और ओवरहेड अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कन्वर्जन इकट्ठा ही आया हुआ है, तो इसलिए मैंने सब टोटल किए थे, तो इकट्ठे कर लेंगे। तो इसलिए मैंने कन्वर्जन कॉस्ट लिख दिया, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब भी गैस बजट में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ा रहा था तो मैंने फॉर्मेट बना के दिया था। फिर इसके अलावा एक और तरीका बताया था कि आप वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बना लें। अब एक और तरीका है, मैं वो भी बता देता हूँ, पहले इसको कर लें, फिर एक और तरीका भी बताऊंगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालें? रॉ मटेरियल का इन्वेंटरी भी है, तो कुछ मटेरियल महंगा वाला कुछ सस्ता वाला। 2020 में जितने किलो इस्तेमाल होंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल भी तो है ना, और वो सस्ता वाला है 20 रुपए किलो वाला, जो इस महीने इस साल और खरीदेंगे वो 21.6 रुपए किलो वाले होंगे। तो ये तो हम पहले भी काम करते आ रहे थे। तो डायरेक्ट मटेरियल में देख लेते हैं कि हमें किलो चाहिए कितने। ये जो उसने सवाल किया था वो ए और बी वाला, जिसमें बी के वो 5182 यूनिट्स बनाए थे, ए के 44 कुछ यूनिट्स थे 79, ये कॉर्पोरेट कस्टमर भी था जिसको डिस्काउंट देते थे, जिसमें हम हर चीज की लंबी वर्किंग कर रहे थे। उसमें मटेरियल के किलो अलग निकालते थे, रेट अलग निकालते थे, लेबर के अलग निकालते थे, रेट अलग निकालते थे। तो वहां भी ऐसे ही किया था कि मटेरियल के किलो निकाले थे कितने चाहिए, उनमें से कुछ पे 100 रुपए लगाया था, कुछ पे 10 रुपए लगाया था। तो वैसा ही हम यहाँ करने लगे। पहले देख लेते हैं कि मटेरियल के किलो चाहिए कितने, मटेरियल के किलो कितने चाहिए। मटेरियल के किलो हमें चाहिए 1 यूनिट के लिए कितने किलो लगेंगे, कितने किलो लगेंगे 47.5, और कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करूं दोस्तों, इक्वल प्रोडक्शन से करेंगे ना, क्योंकि इस साल जो मटेरियल लगेगा वो इन पे तो नहीं लगेगा, इन पे भी लगेगा और इन पे भी लगेगा, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी तो लगेगा ही ना, तो इसलिए इससे मल्टीप्लाई करूंगा 25 170 वर्किंग 2.2 वाला इनटू 47.5। कितने किलो टोटल चाहिए, डबल 1955, इतने किलो हमें टोटल चाहिए होंगे। और हमारे पास पहले से कितने पड़े हुए होंगे, पहले से कितने पड़े हुए होंगे 2 महीने ऑफ कंजम्पशन। तो 2019 की कंजम्पशन कितनी थी वो भी नहीं पता, 2019 की कंजम्पशन भी नहीं पता, इसके लिए एक मकड़ी बनाते हैं यहाँ। 2019 में एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी 23 है, बजट क्या है, अच्छा बजट कितनी थी, बजट प्रोडक्शन 25,000, और पिछले दफा 1 मिनट पे कितने किलो लगते थे 49। तो पिछले साल की बजट प्रोडक्शन के लिए बजट मटेरियल कंजम्पशन कितना आ गया 1225 2/2। जिनको ये सवाल नहीं कुछ भी समझ आ रहा छोड़ना चाहे छोड़ दें, लेकिन जितना जितना काबू रख सकते हैं वो जरूर रख लें। जितना जितना भी सवाल से होता है यार, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करें। बजटिंग के चैप्टर को छोड़ना बेवकूफी, आप इन सवालों को बार बार करके कोशिश कर लें जितना भी बेस्ट कर सकते हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करें उस पर। जी 204167। तो अगर इतना पहले से पढ़ा होगा तो हमें नए में से आउट ऑफ न्यू परचेज 9999140, तो अब हमें ये पता चल गया
कि हमें इतने किलो टोटल चाहिए, जिनमें से इतने पहले पड़े हुए हैं, इतने किलो नए खरीदने होंगे। तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने रुपए के मटेरियल इनपुट की कॉस्ट आएगी। तो मटेरियल कॉस्ट आएगी 204167 किलो 20 रुपए वाले, और 991408 किलो 2160 वाले। ऐसी है ना? क्या करूं बताओ 1000 में? ये नीचे वाले का बताया था। तकरीबन पौने 2 घंटे की तो क्लास हो चुकी है। इस अटेम्प्ट के ना और सवाल मुश्किल थे। ऑटम अटेम्प्ट मोस्टली ऐसी होती हैं। ऑटम अटेम्प्ट्स नॉर्मली मुश्किल होती हैं। नहीं, स्प्रिंग भी मुश्किल होती है। नहीं, स्प्रिंग 20 भी मुश्किल अटेम्प्ट थी। स्प्रिंग 20 कॉस्ट अकाउंटिंग एक मुश्किल पेपर है, जिनको ये मुश्किल पेपर देख के घबरा पड़ते हैं कि तो हमसे नहीं पास होना। तो आपने परफेक्ट पेपर करके 100 नंबर नहीं लेने, आपने 50 नंबर खींचने, आपने 50 नंबर लेने। अच्छा, अभी चूंकि अभी मुश्किल सवाल आया ना, तो यहीं से मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, पेपर की टेक्निक याद रखिएगा। जब आपको कोई सवाल लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, खासतौर पे बजटिंग के बारे में सोचें तो बहुत मुश्किल है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पेपर की टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जब आपको कोई सवाल बहुत मुश्किल लग रहा है और वो लग रहा है कि तो इम्पॉसिबल है, तो असल में आपको सवाल मुकम्मल ठीक कर लेना इम्पॉसिबल लग रहा है। पार्शियली ठीक करना इम्पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैं सवाल मुकम्मल ठीक नहीं कर पाऊंगा, तो आपको लगा कि ये सवाल क्या जीरो, नहीं, ये नहीं करना। आपको जो सवाल मुश्किल लग रहा है, जो सवाल इम्पॉसिबल लग रहा है, असल में वो पूरा सवाल इम्पॉसिबल नहीं है, उसमें कोई एक दो कैलकुलेशन मुश्किल है। तो आप उस सवाल को मत छोड़ें जो मुश्किल कैलकुलेशन थी। जैसे इस सवाल में आप कहें जी मटेरियल कॉस्ट समझ नहीं आई, तो जो समझ आ रहा है ना, मटेरियल कॉस्ट जो गन करना है कर दें और सवाल आगे चलाएं। मटेरियल कॉस्ट पे छोड़ के मत बैठ जाएं। तो जिस सवाल में आपको मुश्किल पेश आ गई है, आप उस सवाल को बीच में छोड़ के मत चले जाएं। किसी एक पॉइंट पे फंसे होंगे, उस पॉइंट के 18 नंबर थोड़ी होंगे, उस पॉइंट पे 2-3 नंबर होंगे। यानी ये सवाल अगर कितने नंबर का है? अब ये 16 नंबर का सवाल है। अब वैसे तो सवाल में सब कुछ मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं और उसका कुछ ढांचा समझ आ गया है और आप कह रहे हैं कि मटेरियल में फंस गया, मटेरियल होगा तो मैं आगे चलूंगा, वरना मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, तो आप उस सवाल को छोड़ने की बजाय उस मटेरियल को कुछ भी अज्यूम करके लिख दें लाल पे यहाँ पर, तो क्या 2 नंबर ही जाएंगे ना? 3 नंबर 4 नंबर चले जाएंगे, बाकी 12 नंबर तो लेने के काबिल हो आप। तो आपको किसी सवाल की वर्किंग करते हुए किसी जगह पर फंस गए और आपको लगता है सवाल में आगे नहीं बढ़ा सकता, तो आप वो फिगर जिसको कैलकुलेट करते हुए फंसे थे, कुछ भी अज्यूम करें, जो समझ आ रहा है करें, फिगर लिखें और जो काम फंसा हुआ तो उससे आगे चलें। ये बात समझ आई? क्यों? क्योंकि 50 नंबर लेके पास होना है, हर सवाल को परफेक्टली आगे पूरा नहीं करना। तो आप किसी वर्किंग में फंस जाएं, कुछ अज्यूम करें, उसको आगे चलाएं और बाकी सवाल पूरा, कुछ तो सवाल ठीक होगा ना। बजटिंग में 16 में से 0 नंबर तो नहीं ना लेंगे। अगर बजटिंग में आप इस काबिल भी नहीं है कि आप ये कर सकते, तो बेटा डिजर्व करना फेल होना। मटेरियल कॉस्ट बन गई 25497। आगे ये कन्वर्जन कॉस्ट 1791 1 यूनिट पे लगेगा और हमने 25170 बनाने। ये 25 मैंने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ही लिया। 45097। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस से पहले क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस बताता हूं। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन याद है? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन आप बना रहे हैं और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस निकालनी है। क्या करेंगे? ये करेंगे ना, मटेरियल 1500 जो ईपी में लिखे थे इनटू 1026, कन्वर्जन 900 जो ईपी में लिखे थे इनटू, तो नया काम तो नहीं किया। ये वही है जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में आप क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट निकालते हुए लिखी है मैंने। 1539 1000 है ना? 5। अच्छा, यहाँ पर मैं ओपनिंग का क्या फिगर रखूं? ओपनिंग बीडी ये कैसे निकालूं? सोचे जो पिछला क्लोजिंग था, अब पिछले साल का क्लोजिंग सोच के बनाएं। पिछले साल का क्लोजिंग कैसे बनाया होता है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में? 1500 इंटू 980 ये ना, और 900 इंटू 1700। पिछली स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऐसे बनाई होती क्योंकि पिछले साल क्लोजिंग ये था 1470। ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और बस सवाल खत्म। ओए कितनी? 70442 और इसको जहां सॉल्यूशन शुरू किया था वहां लिख लें।
बिल्कुल सवाल खाना शुरू किया था, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग लिख लिया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर्किंग थी, तो ये वर्किंग थी, बस ये था सवाल। यार बजटिंग में ना ऐसे मुश्किल मुश्किल सवाल ही हैं, कॉम्प्लिकेटेड बहुत। हाँ ये बहुत डिफरेंस था। टाइम नहीं है ना। हाँ ये नोटेड। हाँ जी मुश्किल नहीं था सवाल। चलो अच्छी बात। तो आपका होमवर्क ये है कि आप यही सवाल 5 दफा कॉपी में लिख के लाएंगे, ये सवाल दोबारा करिए, दोबारा जितने में तसल्ली हो जाए। और वो जो कल का होमवर्क था आप लोग तो अभी कर रहे होंगे, वो जो कल का होमवर्क था वो आप लोग फिर दोबारा देख लीजिए, मैं फिर कल को डिस्कस कर लेता हूँ। गुफ्तगू के हवाले से बात कर रहा था मैं। सही बुखारी में रिवायत है, और ये अगर आप हम अपनी जिंदगी पे अप्लाई करके देखें, वैसे तो सारी जिंदगी आप की है इसलिए कि हमारे लिए वो मिसाल हो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक बंदा अल्लाह ताला की रज़ामंदी की एक बात ज़बान से निकालता है, इसे वो कोई अहमियत नहीं देता। यहाँ पर मैं रोक के समझाता हूँ। जैसे हमारे कुछ रूटीन ऐसे काम हैं जिसमें हम इतने पक्के आदत में हो गए हैं कि हम उसको इतना बड़ा मसला नहीं समझते, इतनी बड़ी नेकी नहीं समझते। जैसे हर किसी को सलाम कर देना, और हमें लगता है कि तो आम सी बात है, इसमें ऐसा क्या मसला था। हमने रूटीन बनाई है कि हर एक को सलाम करते हैं, सुन्नत है, आदत बना ली। फिर इसी तरह से जब कोई अच्छी चीज हम तक पहुंचना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, हमने एक आदत बना ली। तो अब ये हमारे लिए एक बहुत छोटा सा अमल हो गया, लेकिन अल्लाह को पसंद है। तो बंदा अल्लाह की रज़ामंदी की वो एक बात ज़बान से निकालता है और उसे वो अहमियत नहीं देता, मगर उसकी वजह से अल्लाह उसके दर्जे बुलंद कर देता है। एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कह लेने से, सुभान अल्लाह कह लेने से जो जन्नत में हमारे लिए बन गया, मैंने कहा है, और जो बन गया वो बढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और इसका उलट, और एक दूसरा बंदा एक ऐसा कलमा ज़बान से निकालता है जो अल्लाह की नाराजगी का बाइस होता है, और वो उसे कोई अहमियत नहीं देता, लेकिन उसकी वजह से वो जहन्नम में जा देता है। तो हमें अपनी अल्फाज जो हम बातें कर रहे हैं इसको बहुत सोच समझ के मुहतात होकर बताना है, क्योंकि कुरान पाक में भी ये इसकी एक और लिंक मिलता है कि अल्लाह ताला एक सूरत है उसमें ना आदाब की बात कर रहे हैं कि मोमिनों आप समझ से किस तरह अदब से रहना है, उनसे आगे नहीं निकलना, उनकी आवाज़ से ऊंची आवाज़ नहीं करनी। तो फिर उसमें अल्लाह ताला बाद में फरमाने का ऐसा ना हो कि तुम्हें पता भी ना हो तुम्हारे सारे अमल ज़ाया हो जाए। यानी वो लोग बेख्याली में ऐसी बेइज्जती कर जाते हैं मोहम्मद की शान में कि उनको पता भी नहीं और उनके सारे अमल भी ज़ाया हो गए। तो इसलिए हमें बहुत मुहतात रहना है, कोशिश करें वो अल्फाज जो आप अदा किया करते थे, वो दुआया कलमात, वो आदात, वो अल्फाज हम भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, दर्जे बुलंद होते जाएंगे। और जो फजूलियात हैं, जो खराब बातें हमारे दिमाग ज़बान से निकलती हैं, गंदी बातें हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जब गौर करें तो शिरकिया बातें होती हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जो कुफरिया बातें होती हैं, और वो अल्फाज मुंह से निकल रहे हैं, हमें नहीं लगा हमने कोई बड़ी बात की है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात थी, और उसकी वजह से इंसान जहन्नम में जा गिरता है। तो अल्फाज को बहुत सोच समझ के फिक्र के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बड़े बुरे कहते हैं कि कम बोलना चाहिए, क्योंकि जितना को कम बोलेगा उतना ही खराब बातें मुंह से निकलने के चांसेस। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।